बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लॉयर ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्लीडिंग्स लॉ के मुताबिक, लॉ के प्रोविजंस के मुताबिक सीपीसी के आर्डर नंबर 6, 7 और 8 में दिया गया है। अब हम आते हैं प्लीडिंग्स को डिफ़ाइन करने। अब प्लीडिंग्स होती क्या हैं? प्लीडिंग्स होती हैं रिप्लाइज टू एक्यूजेशंस और स्टेटमेंट्स, यानी कि जो एक्यूजेशंस, जो इल्ज़ाम लगे हैं आपको, या तो प्लेंटिफ के बिहाफ पे या तो डिफेंडेंट के बिहाफ पे, उनका रिप्लाई देना उन स्टेटमेंट्स का। अब हम आते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग्स में। अब प्लीड का मतलब क्या होता है कि एड्रेस करना कोर्ट को या तो प्लेंटिफ के बिहाफ पे या तो डिफेंडेंट के बिहाफ पे। अब प्लीडिंग्स में क्या होता है कि आपको पूरा जो होल केस होता है वो डिफ़ाइन करना होता है प्लीडिंग्स में। अब उसमें जो प्लीडिंग्स के इंग्रेडिएंट आ जाते हैं, प्लीडिंग्स जो है मटेरियल फैक्ट्स पे होगा, यानी कि जो प्लेंटिफ का काज ऑफ एक्शन जिस पे डिपेंडेंट होगा। मटेरियल फैक्ट क्या होते हैं? जिस पे सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ का काज ऑफ एक्शन डिपेंडेंट होता है। ठीक है। प्लीडिंग्स में दो आ जाते हैं। एक तो आ जाता है आपका प्लेंट क्या होता है? प्लेंट होता है इनिशियलाइजेशन ऑफ अ सूट। किसी भी सूट की शुरुआत को हम कहते हैं प्लेंट। अब प्लेंटिफ के बिहाफ पे होती है। अब सिविल लॉ में दो होते हैं, एक होता है प्लेंटिफ और दूसरा होता है डिफेंडेंट। ठीक है। तो प्लेंट क्या होता है? प्लेंटिफ के बिहाफ पे होता है कोर्ट को एड्रेस करना, जो इनिशियलाइजेशन होता है। प्लेंट, आपको ये सवाल में भी आता है कि शुरुआत क्या होती है किसी भी केस की, तो सबसे शुरुआत जो होती है सूट से, सूट में क्या आता है? प्लेंट आता है, जिसमें आप जो प्लीडिंग्स के इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालते हैं। और दूसरा क्या होता है? उसका जवाब जो डिफेंडेंट देता है डिफेंस में, उसको हम कहते हैं रिटन स्टेटमेंट। प्लेंट आपका आ जाता है आर्डर नंबर 7 में और रिटन स्टेटमेंट आ जाता है आपका आर्डर नंबर 8 में। अब हम आते हैं जो इंग्रेडिएंट्स हैं किसके? प्लीडिंग्स के। अब इंग्रेडिएंट्स में पहले पे आता है कि प्लीडिंग्स जो है मटेरियल फैक्ट पे डिपेंड करता है। अब मटेरियल फैक्ट क्या होता है? वो ये होता है कि जिसमें प्लेंटिफ का काज ऑफ एक्शन डिपेंड करता है। अब फैक्ट के दो टाइप होते हैं, मटेरियल फैक्ट के, उस फैक्ट के दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका फैक्ट ए प्रोबेंडा और दूसरा होता है आपका फैक्ट ए प्रोबेंशा। अब जो फैक्ट ए प्रोबेंडा होता है वो जस्ट काज ऑफ एक्शन पे डिपेंड करता है, जस्ट काज ऑफ एक्शन को शो करता है। और जो फैक्ट ए प्रोबेंशा होता है वो क्या करता है? वो डीप होता है एविडेंस तक, यानी कि एविडेंस तक को भी मालूम करता है। अब प्लीडिंग्स में जो होगा सिर्फ फैक्ट, यानी कि जो हकायक हैं उनको बयान किया जाएगा, ना कि कानून के प्रोविज़न। मिसाल के तौर पे अब सिविल में आ जाते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट आपको जो ये बताना है कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसने बी ने एक का कॉन्ट्रैक्ट जो है अपनी तरफ से लायबिलिटीज़ पूरी नहीं की। अब ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट में हो गया। अब आपने ये नहीं बताना कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट था या ये वो कॉन्ट्रैक्ट था, फ़लाँ कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ मटेरियल फैक्ट बयान करने हैं। समझ आ गई? यानी कि सिर्फ फैक्ट बयान करने हैं, ना कि कानून के प्रोविज़न कि कॉन्ट्रैक्ट के इस सेक्शन में ये डिपेंड करता है या कॉन्ट्रैक्ट के उस सेक्शन में। कानून नहीं डिफ़ाइन करना, सिर्फ फैक्ट, यानी कि हकायक जो केस के थे। ठीक है। अब आते हैं मटेरियल फैक्ट जिस पे डिपेंड करता है आपका पूरा केस। यानी कि अगर आप देखते हो ना क्रिमिनल साइड में, एफआईआर में आपने पढ़ा भी होगा कई मरतबा, तो एफआईआर में क्या होता है? सिर्फ आपने मटेरियल फैक्ट डालने होते हैं एफआईआर में, जो कि आपके हकायक थे उस केस के। यानी कि एफआईआर में क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में सिर्फ वो हकायक होते हैं। ठीक है। एफआईआर को छोड़ दें, अभी आ जाएं इस पर। तो इसमें क्या होंगे? फैक्ट होंगे जो कि हकायक होंगे। अब अगर आप लिख दोगे केस से हट के जो भी चीज़ें होंगी, तो कोर्ट में जब एविडेंस कैरी होगा, जब साबिती होगी, तो तब आप फंस जाओगे उसमें। तो इसलिए
जो अहम है, जो रिलाय करता है जिन पे केस, जो मटेरियल फैक्ट्स हैं, यानी कि जिन पे डिपेंड करता है आपका केस, जो कि काज ऑफ एक्शन है प्लेंटिफ पे, तो वो आपको सिर्फ डिफाइन करने हैं। और जो अननेसेसरी जो फैक्ट हैं या इमटेरियल फैक्ट हैं उनको आपने ओमिट कर देना है, रिमूव कर देना है। ठीक है। अब फैक्ट जब आपने बयान कर दिए तो आपने एविडेंस भी बयान नहीं करना जिससे प्रूव हो कि भाई ये हो रहा है। अब एक इतना जब आप लंबा लिखोगे तो ये तो मतलब प्लेंट आपका सीपीसी के बुक से भी बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए ये एविडेंस वगैरह या प्रोविजंस ऑफ लॉ या कुछ भी, इन सब को हटा के जो है कंसाइज फॉर्म में प्लीडिंग्स को लिखने का बोला गया है असूलन। ठीक है। तो यानी कि ऐसा एविडेंस भी कोई पेश नहीं करना उसके अंदर कि जिससे प्लीडिंग्स प्रूव हो, जो आपने फैक्ट लिखे हैं वो भी एविडेंस के तौर पे प्रूव हो। अब आते हैं, यानी कि अब आते हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं या प्रोबेबल काज होता है डिफेंडेंट के मुताबिक, यानी कि डिफेंडेंट ये प्रिडिक्ट करेगा, हम उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब वो ऐसा झूठ बोलेगा तो हम भी ऐसा झूठ बोलेंगे। आपने उसमें नहीं पढ़ना, सिंपली आपने उसमें नहीं जाना। ठीक है। यानी कि जो आपके ब्याह पे जो आपके मटेरियल फैक्ट हैं सिर्फ उन पे ही ध्यान देना है। अब जो लास्ट और आखिरी इसका है, सेकंड लास्ट, इसमें ये बोल रहा है कि प्रीडिंग्स शुड बी प्रिसाइज बट प्रिसिशन, यानी कि आपने सुना होगा कि हमेशा चीज़ क्वालिटी में लेना, क्वांटिटी में मत लेना। यानी कि प्लीडिंग्स की क्वालिटी होनी चाहिए, जो भी छोटी छोटी चीज़ आप लिखो उसमें दम होना चाहिए और ज़्यादा मकदार में ना हो। यानी कि प्लीडिंग शुड बी कंसाइज एंड प्रिसिशन, यानी कि कीमती हो और कम हो, यानी कि सिंपल हो, प्रिसाइज फॉर्म में हो प्लीडिंग्स। और प्लीडिंग्स में कभी भी आर्ग्यू मत करना कि उसने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, वो किया। इतना बड़ा प्लीडिंग्स नहीं होता नॉर्मली, मतलब जो कोर्ट में जज साहब पढ़ सकें उतना प्लीडिंग लिखना पड़ता है। ठीक है। इतना काफ़ी है आज के लिए। इसके मुताबिक अगर कोई सवाल है, अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई करेक्ट करवाना चाहें आप तो मुझे कमेंट कर दें। और प्लीज़ मेरी मोटिवेशन के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और भी वीडियोस जो हैं डालता रहूं। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए अगला तो वो भी मुझे बता दें ताकि मैं वो भी आपके लिए कर दूं। थैंक यू। लायर ऑनलाइन में शुक्रिया आपका।